Children, welcome to the channel H2O, the A to Z of chemistry. हम पढ़ रहे हैं CBSE क्लास 9th का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर और आज है इसका लेक्चर नंबर 13। बट मेक श्योर आपने पहले सभी 12 लेक्चर इस लेक्चर को देखने से पहले देखे हुए हों। हम स्टडी कर रहे हैं मिक्सचर्स के बारे में, तो आप मिक्सचर्स के बारे में अब ये जानते हो कि उसमें दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, किसी भी प्रोपोर्शन में उन्हें मिक्स कर सकते हैं और हम उन्हें फिजिकल मीन्स के साथ सेपरेट आउट भी कर सकते हैं फ्रॉम द मिक्सचर। तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है? वेल, उसके लिए रिक्वायर्ड है कि हमें उन कंपोनेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की अंडरस्टैंडिंग हो और किसी एक फिजिकल प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हुए हम उन कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से सेपरेट आउट करते हैं। तो हम इसी अंडरस्टैंडिंग को अपनी डेवलप कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कि कैसे हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करें बेस्ड अपॉन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल लेक्चर नंबर 1 में हमने डिटेल डिस्कशन की थी इवेपोरेशन पे। तो इवेपोरेशन को कैसे हम यूटिलाइज करते हैं फॉर द सेपरेटिंग ऑफ मिक्सचर्स? वेल, हम वहां पे यूज करते हैं द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वोलेटिलिटी। हमारे पास एक सॉल्यूट होता है जो कि नॉन वॉलेटाइल होता है और एक सॉल्वेंट होता है जो कि वॉलेटाइल होता है, और वॉलेटिलिटी के डिफरेंस के बेसिस पे हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। राइट, तो हम उस मिक्सचर को हीट करते हैं, उसमें से जो सॉल्वेंट होता है वो इवेपोरेट कर जाता है, जो सोल्यूट होता है वो नॉन वॉलेटाइल होता है इसलिए वो पीछे रह जाता है, जैसे कि सॉल्ट वाटर। तो सॉल्ट वाटर में से कैसे हम सॉल्ट को सेपरेट करते हैं? बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन यूजिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वॉलेटिलिटी। सिमिलरली लेक्चर नंबर 2 में हमने सेंट्रीफ्यूगेशन और सेपरेटिंग फनल के बारे में पढ़ा। तो वहां पे हमने जो फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज किया वो था सब्सटेंसेस की डेंसिटी। दो सब्सटेंसेस जिनकी डेंसिटी डिफरेंट हो उन्हें हम सेपरेट आउट कर रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। राइट, फॉर एग्जांपल हमने बटर को वाटर से सेपरेट आउट किया, बटर को हमने मिल्क में से निकाला या मिल्क में से हमने क्रीम को बाहर निकाला। तो वो कैसे किया? हमने सेंट्रीफ्यूगेशन से किया, क्योंकि जो फैट्स होते हैं, बटर होता है वो हल्का होता है, क्रीम होता है वो हल्का होता है, जो मिल्क होता है या वाटर ले पीछे रह जाता है बटर को निकालने के बाद वो हेवियर होते हैं। तो हमने डेंसिटी के बेसिस पे उनको सेपरेट आउट किया। सिमिलरली हमने सेपरेटिंग फनल में भी दो ऐसे लिक्विड्स लिए जो कि इमिसिबल थे और उनकी डेंसिटी में डिफरेंस था, उन्होंने अलग अलग लेयर्स फॉर्म की और हमने उनको सेपरेट आउट कर लिया। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया सब्लिमेशन को। तो सब्लिमेशन में हमारे पास दो सॉलिड्स थे और दोनों सॉलिड्स की वोलेटिलिटी में डिफरेंस था। एक था जो कि सब्लाइम कर जाता था, राइट, डायरेक्टली अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरा नहीं होता है। और वेल, हमने उसको सेपरेट आउट किया बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नैप्थलीन को हम सेपरेट कर सकते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉलिड से, जैसे कि सॉल्ट है, सैंड है, एटसेट्रा। ठीक है, और आज हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं? वेल, आज के इस लेक्चर में हम एक और नई टेक्निक को पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज क्रोमैटोग्राफी। अब ये क्रोमैटोग्राफी क्या होती है और इसमें हम कौन से फिजिकल प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं एज अ सेपरेटिंग टेक्निक, चलिए आज हम पढ़ते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है आज का ये लेक्चर। आई होप मेरे साथ आप इस लेक्चर को एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सब लोगों को मेरा नाम याद हो ही गया होगा। मैं हूं डॉक्टर रितु जौहर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेल, यहाँ पे अब आप क्या देख रहे हो? वेल, ये है इंक पॉट जिसमें से कुछ इंक गिर गई है, और अगर इस इंक पॉट में से इंक गिर जाए और वो आपने गिरी हो तो आई एम श्योर आपके मम्मा या पापा आपको बहुत ज्यादा डांटने वाले हैं। और इससे बचने के लिए आप क्या करने वाले हो? एक जल्दी से कोई न्यूज़पेपर उठाओगे आप पुराना और फटाफट इसके ऊपर रखोगे सो दैट कि आप इसको पोंछ के टेबल को बिल्कुल साफ कर दो। राइट, अब इस इंक के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हम सेपरेटिंग टेक्निक्स को स्टडी कर रहे थे। वेल, वी वर स्टडिंग अबाउट दिस व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट इवेपोरेशन, राइट। तो इवेपोरेशन में हमने कलर्ड डाइज को वाटर से सेपरेट किया था फ्रॉम द ब्लू इंक और द ब्लैक इंक। तो ब्लैक इंक या ब्लू इंक किससे बनी हुई होती है? उसके अंदर कुछ कलर्ड डाइज प्रेजेंट होती हैं जिनको हमने मिक्स किया होता है वाटर में, और वो इंक को फॉर्म करते हैं। और अगर हमने वाटर को उन कलर डाई से सेपरेट करना हो तो हम इवेपोरेशन को यूज करते हुए उनको सेपरेट आउट कर लेते हैं। पानी इवेपोरेट कर जाता है क्योंकि वो वॉलेटाइल होता है, और ये जो कलर्ड इंक्स होते हैं वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं, वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है, और हम उनको सेपरेट आउट कर लेंगे।
तो आज हम फिर से वापस इस इंक को क्यों ले आए? वेल, हम वापस इस इंक को इसलिए ले आए क्योंकि इस कार्य में आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे ये पेपर देख रहे हो, इसके अंदर कितने सारे कलर्स हैं। वेल, ये कलर्स किसमें से सेपरेट आए हुए हैं? वेल, ये इसी ब्लैक इंक में से सेपरेट आउट हुए हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि ये जो ब्लू या ब्लैक कलर की इंक होती है वो सिर्फ एक ही कलर के डाई से नहीं बनी हुई होती, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स को मिक्स करके ये कलर बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लोग पेंटिंग करते हैं तो आई होप आप लोग जानते ही होंगे कि अगर आपको पिंक कलर बनाना है तो आप उसके में क्या करते हैं, रेड के अंदर व्हाइट कलर को मिक्स कर देते हैं। अगर आपको ग्रीन कलर बनाना होता है तो आप ब्लू कलर के अंदर येलो कलर को मिक्स कर देते हैं। अगर आपको ऑरेंज कलर बनाना होता है तो आप रेड के अंदर येलो कलर को मिक्स कर देते हैं। तो कुछ कलर्स होते हैं हमारे पास प्राइमरी कलर्स, और उन प्राइमरी कलर्स को हम मिक्स करके सेकेंडरी कलर्स बना लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आपको ब्लैक कलर बनाना हो तो हम सारे के सारे कलर्स को मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाता है, ब्लैक कलर आ जाता है। तो ये जो ब्लैक कलर होता है, दिस इज मेड अप ऑफ मेनी कलर डाइस, ठीक है। आई होप आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया। और अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है कि इस ब्लैक इंक में से, जो कि एक सिंगल कलर नहीं है, जो कि बहुत सारे कलर से बना हुआ है, उन अलग अलग कलर्स को अंडरस्टैंड करना कि वो कौन कौन से कलर से बना हुआ है, उन कलर्स को सेपरेट आउट करना। और उसके लिए हम जो प्रोसेस यूज करते हैं, द टेक्निक जो हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। So how to separate the different colors of the black ink? The technique that we are going to be using is called as chromatography, जो कि मैं पहले आपको टेक्निक एक्सप्लेन करती हूँ और फिर हम उसके प्रिंसिपल को और यूजेस को अंडरस्टैंड करेंगे। तो हम उसके अंदर करते क्या है, हम पहले एक पेपर की स्ट्रिप लेते हैं। इस पेपर को हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राफिक पेपर। मगर आप कोई भी एक थिक सा टिश्यू पेपर ले सकते हो, न्यूज पेपर ले सकते हो, ब्लॉटिंग पेपर ले सकते हो। तो वेल, आप उसको भी यूज कर सकते हो इस ट्रिक को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे आप ब्लैक इंक के डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करते हैं बाय द टेक्निक ऑफ क्रोमैटोग्राफी। यहाँ पे जो हमने पेपर लिया है, वेल, दैट इज अ स्पेसिफिक पेपर जो क्रोमैटोग्राफी पेपर मार्केट में मिलता है। अब उसमें आपको करना क्या है, वेल, ये पेपर लेकर एक इसका रेक्टेंगुलर पीस ले लेना है, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, एक एंड पे 2 या 3 सेंटीमीटर पे ऊपर एक आपने एक लाइन बना देनी है, ठीक है। एज से 2 या 3 सेंटीमीटर ऊपर आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने, और जो दूसरा एंड है ना, उसको आपने एक पेंसिल को बीच में रख के और दूसरी साइड पे उसको स्टिक कर देना है, राइट। सो ये पेंसिल के अंदर एक फोल्ड सा बन जाएगा, right? So fold on the other side with a pencil in between and stick the two ends to hold the pencil. और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, वेल, हम यहाँ पे जो ये हमने लाइन नीचे ड्रॉ की थी ना 2 to 3 सेंटीमीटर ऊपर फ्रॉम द लोअर मार्जिन, उस पे हम यहाँ पे एक ब्लैक इंक के साथ डॉट बनाएंगे। A small drop of ink with the help of a pen at the center of the line and let it dry. ठीक है। तो हमने उस लाइन के सेंटर में एक डॉट बना दी अपनी ब्लैक या ब्लू इंक के साथ, जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं कि वो कौन कौन से कलर से बना हुआ है, ठीक है। समझ में आ गया। हमने एक पेपर लिया, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लिया, उसके ऊपर हमने एक साइड पे एज लेकर उससे 2-3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन को मार्क कर दिया। दूसरी साइड को हमने एक पेंसिल लेकर बीच में उसको फोल्ड करके स्टिक कर दिया, सो दैट कि ये पेंसिल इसके बीच में होल्ड रहे, ठीक है। और फिर हमने जो नीचे लाइन लगाई थी उसके सेंटर में हमने अपनी ब्लू या ब्लैक इंक के साथ एक ड्रॉप, एक निशान बना दिया, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम एक ऐसे कोई ग्लास या कोई भी एक जार लेकर उसके अंदर पानी भरेंगे। उसके अंदर 1/2 इंच ऑफ वाटर डालना है, ज्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही पानी आपने डालना है। और फिर आपने उसके अंदर अपना ये जो पेपर था ना, उसको लोअर डाउन करना है, और इतना लोअर डाउन करना है उसी हिसाब से जिससे ये जो डॉट आपने ड्रॉ की है इंक की, वो इस पानी के अंदर टच नहीं करे, ठीक है। वो पानी को टच नहीं करनी चाहिए, पानी का जो लेवल है उससे नीचे रहना चाहिए। आई होप आप यहाँ पे इमेज में देख भी सकते हो कि ये जो पानी है राइज कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। जब भी हम पेपर को पानी में डालते हैं तो वो पेपर जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। ये उसका कैपिलरी एक्शन होता है,
कैपिलरी एक्शन. आई कैन जस्ट राइट दैट डाउन ऑल्सो. इसी एक्शन की वजह से रूट्स जो होते हैं जमीन में से पानी लेकर प्लांट्स को आगे ऊपर तक सप्लाई कर देते हैं. तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन, राइट. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने जैसे ही इस स्ट्रिप को पानी के अंदर लोअर डाउन किया तो इसने पानी को एब्जॉर्ब करना शुरू किया, पानी इसके अंदर ऊपर चढ़ना शुरू हो गया. हमने ये सिर्फ ध्यान रखना है कि हमारी ये जो इंक का ड्रॉप है वो पानी के ऊपर ही, पानी के लेवल से ऊपर हो. ठीक है, आपने उसको पानी के अंदर नहीं डिप करना, राइट. और फिर उसके बाद आपने उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देना है. सिर्फ आपने उसके अंदर जो चेंजेस हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करना है, राइट. अब आप जब देखोगे तो आप क्या देखोगे कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, ये पानी क्या है, ऊपर को राइज करेगा. जब ये पानी ऊपर को राइज करेगा तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो डॉट है ये भी फैल रही है. ठीक है, ये पानी की जो साथ साथ ये जो डॉट है ये भी फैल रही है. इसका मतलब है कि पानी, आप में सब जानते हो कि जो इंक की जो डाइज होती हैं वो सॉल्यूबल होती हैं. ठीक है, हमने तभी तो ब्लैक इंक बनाई थी. ब्लैक इंक बनाने के लिए क्या किया, कुछ कलर डाइज लिया, उसको हमने पानी के अंदर मिक्स कर दिया और हमने एक मिक्सचर बना दिया. और फिर अब हमने क्या किया है, हमने उसको अब और पानी में डाल दिया. जब हमने पानी में डाला तो वो पानी जैसे जैसे राइज करेगा, ये जो इंक की अंदर डाइज प्रेजेंट है वो भी तो पानी में मिक्स होती है, वो भी तो ऊपर साथ साथ में राइज करना शुरू करेंगी. और इसलिए वो जो इंक है अब वो फैलना शुरू कर देगी ऊपर को. ठीक है, ये जो ड्रॉप थी सर्कुलर, अब आपको दिख रहा है कि वो जो है वो फैल रही है, राइट. सो वाटर राइजेस अप द फिल्टर पेपर or the chromatography paper, and the ink drop is also splitting up into its constituents, राइट. सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि ये सारे का सारा काला कलर यूनिफॉर्मली फैल रहा है. हम देखते हैं कि ये जो इंक की ड्रॉप है ये इस तरीके से फैलती है कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में सेपरेट होती जाती है. आपको बेटर इमेजेस दिखाती हूँ और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है. सो ये अब आप यहाँ पे देख सकते हो. अब अगर आप देखोगे तो ये हमारी वो लाइन थी जो कि हमने सबसे पहले ड्रॉ की थी, और इसके ऊपर यहाँ पे हमने सेंटर में ब्लैक कलर का वो इंक के साथ डॉट बनाया था. जैसे जैसे पानी राइज किया, अब आप देख सकते हो कि पानी का लेवल यहाँ तक पहुंच गया. ठीक है, यहाँ तक जो पेपर है वो गीला है, इसके ऊपर जो पेपर है वो सूखा है. तो यहाँ तक वो पानी का लेवल राइज किया, उसके साथ साथ ये इंक की ड्रॉप भी राइज की. अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और उसके बाद आपको ये इंक के कलर्स दिखाई दे रहे हैं. और ये सारे का सारा काला कलर आपको नहीं दिखाई दे रहा. आपको यहाँ पे एटलीस्ट 2-3 कलर्स अच्छे से आइडेंटिफाई आप कर सकते हो. सबसे नीचे ये आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है. ठीक है, उसके बाद आपको ये ब्राउनिश या ब्लैकिश सा ही कलर दिखाई दे रहा है. उसके ऊपर यहाँ पे आपको ये ब्लू पर्पल सा कलर दिखाई दे रहा है, और सबसे ऊपर ये आपको लाइट ब्लू कलर्स दिखाई दे रहे हैं. तो आप एटलीस्ट इसके अंदर कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देख पा रहे हो. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि हुआ क्या कि जो पानी था, पानी के अंदर ये जो कलर डाइज हैं वो क्या हो जाती हैं, वो मिक्स हो जाती हैं, वो डिसॉल्व हो जाती हैं. तो जैसे जैसे पानी ऊपर को राइज करता है ये कलर डाइज भी ऊपर को राइज करती हैं, मगर हर एक कलर्ड डाई का राइज करने का लेवल सेम नहीं है. कुछ एक डाई होगी जो कि वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगी, कुछ डाई होगी जो वाटर में कम सॉल्युबल होगी. जो वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगी वो वाटर के साथ जल्दी ऊपर को राइज करेगी, और जो कम सॉल्युबल होगी वो नीचे को ही रह जाएगी. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको एक और एग्जांपल देती हूँ कि आपने एक पानी का गिलास लिया, पानी के अंदर आपने नमक भी डाला, पानी के अंदर आपने चीनी भी डाला, आपने उसमें शिकंजवी बनानी थी, राइट. जब आप नमक डालते हो और चीनी साइमल्टेनियसली आपने एक ही टाइम पे डाली तो होगा क्या, जो नमक है वो बहुत ही जल्दी घुल जाता है, आपको उसको स्टर भी नहीं करना पड़ेगा. जबकि चीनी को घोलने के लिए टाइम लगता है, आप उसको बार बार काफी देर स्टर करते रहते हो तो जाके आपकी चीनी घुलती है. इसका मतलब है कि पानी के अंदर नमक की जो सॉल्युबिलिटी है और जो वाटर की पानी के अंदर शुगर की जो सॉल्युबिलिटी है वो दोनों अलग अलग है, राइट. नमक जो है वो जल्दी घुल जाता है और जो चीनी है वो लेट घुलती है. तो दोनों की सॉल्युबिलिटीज का फर्क है. बिल्कुल वैसे ही जब हम कलर डाइस को यूज करते हुए ब्लैक इंक बनाते हैं तो उनकी भी पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी का फर्क होता है. कोई एक कलर की डाई जो होती है वो ज्यादा सॉल्युबल होती है, दूसरे कलर की जो डाई होती है वो कम सॉल्युबल होती है,
राइट जो ज्यादा सॉल्युबल होती है वो जैसे जैसे वाटर ऊपर राइज करता है वो भी उसके साथ साथ फटाफट सॉल्युबल होती है, क्योंकि पानी के अंदर आसानी से घुल जाती है तो वो उसके साथ साथ ऊपर बढ़ती है। मगर जो डाई अभी कम सॉल्युबल है, वेल वो क्या करेगी, वो धीरे धीरे राइज करेगी, क्योंकि उसको टाइम लग रहा है पानी के अंदर सॉल्युबल होने में, राइट। तो वो जैसे जैसे नीचे से और पानी आएगा उसके साथ साथ वो सॉल्युबल होगा, मगर वो इतनी तेजी से ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कलर डाइज थी वो अपने अपने अलग कलर्स में सेपरेट होगी, जैसे ही हमने देखा कि ये वाटर ऊपर राइज किया। ठीक है, ये जो टोटल प्रोसेस है इसे हम क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। अब इसका अंडरस्टैंडिंग करते हैं, प्रिंसिपल को, थ्योरी को, प्रोसेस क्या है। तो चलो, तो अभी आपने ये जो एक्सपेरिमेंट्स की ट्रू पिक्चर्स देखी, अब ये उसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हमने क्रोमैटोग्राफिक पेपर लिया, उसके ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन ड्रॉ करके हमने सेंटर में क्या लगाया, वो एक ब्लू या ब्लैक कलर की इंक का डॉट लगाया, राइट। फिर हमने उसको लोअर डाउन कर दिया इन द सॉल्वेंट, और जैसे ही हमने उसको लोअर डाउन किया सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट जो है वो राइज करना शुरू हुआ, वो एक अपने लेवल तक राइज करेगा, ये लेवल है उसका इस पेपर पे। ठीक है, और हमने देखा कि वो जो इंक थी उसके भी जो डिफरेंट कलर के डाइस हैं वो भी अलग अलग लेवल पे राइज किए। तो इसके अंदर आप एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो कि येलो कलर सबसे ज्यादा ऊपर राइज किया, फिर ग्रीन कलर है, फिर ब्लू कलर है, फिर पर्पल कलर या पिंक कलर है, और फिर सबसे नीचे रेड कलर है, राइट। तो ये अलग अलग कलर्स अलग अलग लेवल पर राइज करते हैं बेस्ड अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी, एंड दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ क्रोमैटोग्राफी। तो क्रोमैटोग्राफी वर्ड कहां से आया? वेल, क्रोमा का मतलब होता है कलर इन ग्रीक, एंड ग्राफी का मतलब होता है सेपरेशन। तो कलर के बेसिस पे किसी भी एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने की टेक्निक को हम क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स व्हिच डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, but their solubility is going to be different. It was first used to separate the colored substances. आज हम इसको बहुत सारे डिफरेंट वेज में यूज करते हैं, डिफरेंट इसके अंदर आगे फर्दर टाइप्स आ गई हैं। जो ये पेपर क्रोमैटोग्राफी है ये सबसे पहली टेक्निक है क्रोमैटोग्राफी की। आज हमारे पास बहुत ही डिफरेंट तरह की टेक्निक्स हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटोग्राफी, जिसमें हम सिर्फ कलर्ड सब्सटेंसेस को नहीं, अनकलर्ड सब्सटेंसेस, नॉन कलर्ड व्हाइट सब्सटेंसेस को भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट गैसेस को सेपरेट कर सकते हैं। इन सब डिटेल्स को आप स्टडी करोगे क्लास 11th एंड 12th में। अभी के लिए आपको सिर्फ इस पेपर क्रोमैटोग्राफी को ही अंडरस्टैंड करना है, इसलिए वो डिटेल्स यहाँ पे मेंशन नहीं है। ठीक है, so these days it can be used to separate colorless substances also. The components of the ink, they can be separated experimentally with the help of chromatography. क्रोमैटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऐसी सब्सटेंसेस हैं which are soluble in the same solvent but their solubilities are usually different. कोई एक सब्सटेंस होगी जो कि सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगी, और दूसरी सब्सटेंस होगा जो कि सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल होगा। ठीक है, when a solute in the solvent moves faster, it gets separated from the other substances in the mixture which moves slowly. तो जो फास्टर मूव कर रहे हैं वो वाटर के साथ हायर अप राइज कर गए, और जो स्लोली मूव करते हैं वो पीछे रह गए, और इस तरीके से वो जो डिफरेंट कलर्स थे वो सेपरेट आउट हो गए। So this is used for the separation of different components of a mixture again, and this is used where it is used to separate amino acids which form proteins. तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत तरह के अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं, और हमें कई बार ही उनको स्टडी करना होता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो कौन से अमाइनो एसिड से बने हुए हैं, एक प्रोटीन के अंदर कौन सी तरह के कितनी अमाउंट में अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। तो वो सारा एनालिसिस करने के लिए हम क्रोमैटोग्राफी को यूज करते हैं। हम इसको यूज करते हैं डाई के डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करने के लिए, जो कि आपने यहाँ पे पेपर क्रोमैटोग्राफी में डिटेल से अंडरस्टैंड भी किया। हम इसको यूज कर सकते हैं पिगमेंट्स फ्रॉम द नेचुरल कलर्स। ठीक है, तो जो नेचुरल कलर्स होते हैं उनके पिगमेंट्स को भी हम सेपरेट इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पास ग्रीन कलर होता है ऑफ द वेजिटेबल्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पालक के पत्ते हैं, मेथी के पत्ते हैं, उनका हरा रंग होता है।
ठीक है। तो उस हरे रंग में से अगर आप उनको क्रश करके उनका जो ग्रीन कलर है आप उसको निकाल लो, जूस बाहर निकाल लो, और उसको अगेन एक ड्रॉप लेकर फिल्टर पेपर के ऊपर इसी तरीके से क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक करते हुए यूज आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि वो जो ग्रीन कलर है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में ब्रेक हो गया। तो जितने भी हमारे पास नेचुरल कलर्स भी हैं उनके भी आप उनमें जो पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं वो कौन कौन से कलर के डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट है उनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी। इट इज यूज्ड टू सेपरेट शुगर्स फ्रॉम द यूरिन सैंपल। तो जितने भी यूरिन सैंपल में शुगर कौन सी प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ऐसे एनालिसिस करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं। एंड इट इज यूज्ड टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। तो ये आपने बहुत सारी न्यूज में सुना होगा कि जो ड्रग्स होते हैं वो लोग लेते हैं अपने एक बारी किसी फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स में बहुत सारे लोग कुछ ऐसी दवाइयां लेते हैं जिनसे उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए, ठीक है। तो वो उन ड्रग्स का एनालिसिस करने के लिए कि ब्लड में वो ड्रग्स ली गई हैं, स्पोर्ट पर्सन ने ये ड्रग ले ली है और ये बैंड ड्रग थी और इसलिए अब इसको बैन कर दिया जाता है, ये इतने मैच नहीं खेल पाएंगे, अपना पूरा करियर नहीं खेल पाएंगे। आपने ऐसी बहुत सारी न्यूज सुनी होगी। तो वो जो ड्रग्स को ब्लड में से सेपरेट आउट करके टेस्ट किया जाता है कि कौन सी ड्रग उस स्पोर्ट्स पर्सन ने लिया है, या बहुत सारे लोग वो ड्रग्स भी लेते हैं जो हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो वो सब चीजें मना होती हैं, बैंड होते हैं, वो क्रिमिनल होते हैं जो कि उन ड्रग्स को यूज करते हैं, उनको सप्लाई करते हैं और यंग जनरेशन को खराब करते हैं। तो वो ऐसी सारी ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए कि ब्लड में से कि कौन क्या ड्रग ले रहा है, हम उसके लिए क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का ये कंसेप्ट समझ में आया। क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि एक ही सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं और हमें उन्हें सेपरेट करना है। हम उन्हें अगर फॉर एग्जांपल इवेपोरेशन की टेक्निक की बात करें तो उसमें हमारे पास एक सॉल्वेंट था और उसमें हमने एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट लिया और उनको सेपरेट आउट कर लिया। अगर मैं उसके अंदर दो ऐसे सॉलिड ले लूं जो कि सॉल्युबल हो और वो दोनों ही नॉन वॉलेटाइल हो, तो आप क्या करोगे, आप पानी को तो इवेपोरेट कर दोगे बट उन दोनों सॉलिड्स को अलग अलग नहीं कर पाओगे। तो हमारे पास उस टेक्निक का वहां पे यूज नहीं होता। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक सॉल्वेंट लिया जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स थे जो कि सॉल्युबल थे और अब हमने उनको उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सेपरेट आउट कर लिया। एक सब्सटेंस पानी में ज्यादा सॉल्युबल, दूसरा सब्सटेंस पानी में कम सॉल्युबल, और उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हमने उनको क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हुए सेपरेट कर लिया। ठीक है। सो आई होप नाउ दिस कंसेप्ट इज वेरी क्लियर टू यू। और अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। अभी हमारी कुछ और सेपरेटिंग टेक्निक्स की स्टडी बाकी है, तो अगले लेक्चर में हम एक और सेपरेटिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी डिस्टिलेशन। सो आई होप यू आर एंजॉयिंग योर लर्निंग विद मी, दैट इज डॉक्टर रितु जौहर। और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू क्लिक ऑन द लाइक लिंक। आपके लाइक लिंक पे क्लिक करते ही हमारी मोटिवेशन और बढ़ जाती है ऐसे लेक्चर्स के लिए। So see you again. Have a nice day. God bless you.